नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक ऐसी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जिसका सभी को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट को अब एक नया मुखिया जल्द मिलने वाला है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमन्ना को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। 24 अप्रैल से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। वो मौजूदा सीजेआई एस ए बोबडे के उत्तराधिकारी होने वाले हैं। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने ही जस्टिस रमन्ना को सीजीआई बनाने की सिफारिश की थी। वो देश के 48वें सीजीआई बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का है, यानी वो 2 साल से के लगभग 2 साल तक लगभग सीजीआई के पद पर रहेंगे या उससे थोड़ा सा कम। 26 अगस्त 2022 को वो रिटायर हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे जस्टिस रमन्ना एक किसान परिवार से हैं। जस्टिस रमन्ना का सफर ग्रामीण परिवेश से देश के सबसे बड़े न्यायालय तक बेहद ही प्रेरणा देने वाली कही जा सकती है। उनकी जिंदगी ने ये साबित किया है कि अगर इंसान में काबिलियत हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ करने की चाहत हो तो वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। और न्यायपालिका ऐसे ही पारदर्शी लोगों के इस ऊंचाई से बनती है। जस्टिस रमन्ना एक ऐसे वक्त सीजीआई बन रहे हैं जब देश कोरोना को लेकर बेहद चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना के कारण देश की अदालतें हाइब्रिड तरीके से सुनवाई कर रही हैं। ऑनलाइन सुनवाई का चलन बढ़ा है। ऐसे में न्याय पाने के लिए लोगों की कतार भी बढ़ी है। फिजिकल सुनवाई नहीं होने के कारण वकील गंभीर आर्थिक हालात का सामना कर रहे हैं और इस तरह की स्थिति पैदा हुई है जिसके बारे में अब तक कभी नहीं सोचा गया था। कोरोना के दूसरे लहर में अदालतें एक बार फिर से बंद होने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के करीब आधे कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। इन हालातों में जस्टिस रमन्ना को डिजिटल हियरिंग को सुचारू रखना, फिजिकल हियरिंग को कैसे जारी रखा जाए ये देखना, ये तमाम चुनौतियां होंगी। बार और बेंच के बीच कैसे अच्छा संबंध रखा जाए, कैसे तालमेल बिठाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही जजों की नियुक्ति को तेज करने की चुनौती हमेशा से रही है। जस्टिस रमन्ना के सामने ये चुनौती और बड़ी होकर सामने आएगी कि किस तरह से रिक्त स्थान को भरा जाए ताकि अदालती कार्यवाही सही तरीके से चल सके। अदालतों को जब डिजिटल हियरिंग चल रही है तो जाहिर सी बात है कि लंबित केसों के अंबार को निपटाने में तेजी लाने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना सीजीआई करेंगे। और डिजिटल हियरिंग के लिए किस तरह से छोटी अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक इसे इक्विप्ड किया जाए, कैसे तकनीकी तौर पर इसे आधुनिक बनाया जाए, इस मसले को भी जस्टिस रमन्ना को देखना होगा। जस्टिस रमन्ना के सामने कई और महत्वपूर्ण केस भी होंगे जो अभी तक लंबित पड़े हैं। ये संवैधानिक और अहम कानूनी मसलों से जुड़े हैं। मसलन कृषि कानून और उसकी संवैधानिकता, अनुच्छेद 370 का मामला, सबरीमाला मसला, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी केस आदि तमाम ऐसे केस हैं जिसे अब सुलझाने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। अब हमें ये देखना है कि कॉलेजियम की कार्य प्रणाली को लेकर भी जो समस्याएं अब तक आती रही हैं उसमें कैसे सुधार होगा। सरकार से बार बार उच्च न्यायपालिका का जो आमना सामना होता है, इस आमना सामने होने की प्रक्रिया में किस तरह से तालमेल को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और टकराव को कम किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर उन्हें अपनी टीम को एकजुट करके चलना होगा। साथ में केंद्र से टकराव की स्थिति को बेहद कम करना होगा और इसके अलावा भी वो तमाम चुनौतियां हैं जो जस्टिस एनवी रमन्ना देखेंगे और वो चुनौतियां और क्या हैं और कैसे उससे निपटने की तैयारी उन्हें करनी होगी। किस तरह से उनकी तरफ तमाम विशेषज्ञ और इसी संस्था से जुड़े हुए वो पुरोधा जिन्होंने अपनी नई पहचान, अपनी अलग पहचान छोड़ी है, वो सभी लोग किस तरह से उनकी ओर देख रहे हैं। देश की 130 करोड़ जनता जस्टिस एनवी रमन्ना से किस तरह की उम्मीद लगाए हुए बैठी है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जस्टिस एनवी रमन्ना पर एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जिसको कहा जाता है हिम्मत मर्दा मत खुदा, यानी कि यदि आपके अंदर काबिलियत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती सर्वोच्च पद को पाने में। देखिए रिपोर्ट।
जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से उनके नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लगा दी गई है। वर्तमान सीजेआई एस.ए. बोबडे की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव अगले सीजेआई के तौर पर रखा गया था। 23 अप्रैल को बोबडे रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई के तौर पर जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। एक नजर डालिए कौन है देश के अगले सीजेआई के करियर ग्राफ पर। जस्टिस रमन्ना को फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। फिलहाल उनके कार्यकाल में 2 साल से कम वक्त बचा है, क्योंकि 26 अगस्त 2022 में वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने 10 फरवरी 1983 में वकालत शुरू की थी, जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले एनवी रमन्ना ने साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। राज्य सरकारों की एजेंसीज के लिए वो पैनल काउंसिल के तौर पर भी काम करते थे। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके बाद साल 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। 2 सितंबर 2013 को जस्टिस रमन्ना का प्रमोशन हुआ और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। फिर 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस एनवी रमन्ना फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में सीजेआई एस.ए. बोबडे के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में जस्टिस रमन्ना का सबसे चर्चित फैसला जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली रहा है। चीफ जस्टिस के कार्यालय को सूचना अधिकार कानून आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला देने वाली बेंच के भी जस्टिस रमन्ना सदस्य रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा है कि जस्टिस एनवी रमन्ना कहां से कहां तक का उन्होंने सफर तय किया है और एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, हम सभी उस पर एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर एक किसान का बेटा सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, पूर्व सीजेआई, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन से। जस्टिस मुकुंदम शर्मा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र बख्शी, कानूनविद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस भंवर सिंह, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप राय जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट एससीबीए के। हमारे साथ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश राव, विशाखापट्टनम के एनएलयू के वीसी हैं, वो जुड़ रहे हैं। और साथ ही अविनाश आंबले, जो कि तकनीक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशेष कर अविनाश का काम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, जिसकी बड़ी अहमियत अब हो गई है सुप्रीम कोर्ट और अदालती कार्रवाई में। तो तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जस्टिस वेंकटचलैया की ओर चलते हैं। जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, very warm welcome to my show. Yeah, Justice Venkatchalaya, what is your expectation from the Justice N.V. Ramanna? Justice Ramanna is going to be Chief Justice. The greatest priority for the country is the epidemic, how to save people from this pandemic. Sir. To save lives is the most important thing. Exactly. And Professor Upendra Bakshi भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Professor Bakshi, you are friend of Justice M.N. Venkatchalaya, sir, and he is like totally focusing and he is pressing on this point that Justice N.V. Ramanna has to take care of this situation which we are facing. With just a few days left for incumbent Chief Justice of India as Bobde to demit office, the biggest challenge for his successor, Justice N.V. Ramanna, is to tackle digital justice during the ongoing corona pandemic. How do you see this challenge, sir? Institutionally, of course, digital courts, digital hearings have come to stay. And there is some institution of hybrid hearing as well. Sir. In which case both digital hearing and oral hearings take place simultaneously. Sir. So I think it's a good move ahead, but the cooperation of the bar is very important.
And now, of course, as you know, no doubt know, there have been a resurgence, aggressive resurgence of COVID everywhere in the world and also in India. Sir. And therefore, we have to take greatest care possible. We Sir. come to the Chief Justice of India at a particularly difficult moment in terms of digital justice. Exactly. But the Sir. Supreme Court has a High Court has also a proud record Sir. of doing justice in difficult times. And this is one such time. I Sir. think they're doing fairly well at the moment, and they should continue with the new chief. जी सर, बिल्कुल। जस्टिस मोहम्मद सिंह, जब ये दो बड़े स्टॉलवर्ड्स को हम सुन रहे हैं और दोनों के एक सबके दिमाग में, इनफैक्ट इन्हीं लोगों के दिमाग में नहीं, सबको लग रहा है कि ये इतना बड़ा चैलेंज जो पैंडेमिक में कोर्ट को चलाना अभी तक भी जैसे चलता है, अब जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने ये और बड़ा चैलेंज होगा। आप सर कैसे देखते हैं हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और वहाँ कहाँ गैप्स आप महसूस कर रहे हैं जो कि चुनौती के रूप में जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने होगा? जी, जस्टिस रमन्ना का जो समय, जो कार्यकाल होगा, वो वाकई चुनौतियों से भरा होगा। और वर्चुअल हियरिंग इज़ वन ऑफ देम। मगर उससे पहले मेरे विचार में सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा गवर्नमेंट से रेपो बनाना, सामंजस्य बनाना। क्योंकि पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तालमेल की कमी रही है, जैसा आपने भी कहा जी। तो उस तालमेल को सबसे पहले बनाना होगा। यदि वो तालमेल स्थापित हो जाता है, अगर सामंजस्य अच्छा स्थापित हो जाता है तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर सामंजस्य में कमी रही तो जैसा स्टेलमेट अपॉइंटमेंट्स में चल रहा है वैसा चलने की संभावना हो सकती है। परंतु हम ये आशा करते हैं कि जस्टिस रमन्ना बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो ज़रूर अपना अच्छा सामंजस्य स्थापित करेंगे और अपॉइंटमेंट्स के मैटर्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट हों, वो गवर्नमेंट से सामंजस्य स्थापित करने के बाद नियुक्ति कराने में सफल हो सकेंगे। जैसे ही नियुक्तियां हो जाएंगी तो कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, पेंडेंसी भी कम होने लगेगी। और वर्चुअल हियरिंग का जहाँ तक सवाल है तो वैसे तो बहुत अच्छी चल रही हैं, मगर कभी कभी जैसा मुझे कुछ वकील साहिबान ने बताया है कि क्या करते हैं कि जैसे ही कोर्ट ने ब्रीफ आर्गूमेंट सुनने के बाद कहा दैट्स ऑल, तो कोर्ट मास्टर्स जो हैं जनरली स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी अनम्यूट कर देते हैं वकील को। वो एक सिचुएशन में एक सुधार लाने की आवश्यकता है। कोर्ट मास्टर के लिए ये नहीं होना चाहिए, आदेश उसके लिए ये होने चाहिए कि वो अनम्यूट ना करें जब तक कोर्ट खुद ना कह दें। वर्चुअल हियरिंग में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वर्चुअल हियरिंग हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सफल अभियान चल रहा है। और यदि ये ना होता तो आज कोर्ट में जो है केसेस की संख्या बहुत ऊपर चली जाती और त्राही मच जाती। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चुनौतियां अभी वर्चुअल हियरिंग में आ रही हैं। अविनाश आंबले हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, आई विल कम टू यू सिंस यू आर एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजी एंड AI. I would like to know from you that last 1 year you have seen how our court is working. Not only court, the whole country is working virtually. The educational institution is working virtually, but especially if we talk about new CGI and the courts, where do you feel that those gaps where new CGI has to take care of those gaps, and how we can smoothen our whole system in this pandemic situation? So firstly, I'd say from the overall perspective, not just from the judicial perspective. I returned from New York last week. And the world's richest city, the infrastructure there with regards to either the vaccine distribution or in terms of screening at airports and public places, it lags behind the institutional response in India. India's response institutionally with the vaccine rollout as well as screening passengers in Bombay has been phenomenal.
If I go across the judicial, and I think one of the reasons for that is the stack that it is built on, which is Aadhaar, UPI, the common base India stack, as they call it, which is more on the executive/legislative side of India, which has happened over the past, I think, 5-10 years. What has not happened, in my opinion, and the reason for the gaps is largely from where it has not been plugged in from the judicial side, or from the combination of both the bench and the bar. They have not aggregated together towards what the government has been doing on the India stack. So creation of the equivalent of a judicial stack, for instance, where the judicial data grid that you talk about, or the judicial infrastructure, which has some kind of fast-track mechanism for movement, like they did with India Stack and Aadhaar. So we start looking at creating something like that. I think the gaps will be smoothed out. The bigger problem that I see is also the last mile delivery, infrastructure availability for, let's say, a lawyer who is in a rural town, somewhere in a tier 3 rural town or semi-rural town in the less affluent parts of the country. How are they able to access internet speeds at a rate that is good enough for them to be able to converse with the benches and the bars across the country and share knowledge and practices? I think that is the biggest challenge for India. How do we bridge the last mile in terms of providing equal terms of connectivity to everybody in the tier 3, tier 4 Mofussil areas? Yeah, definitely, Avinash. It's a complicated situation, and the new CGI is going to come. And what do you think that how CGI has to tackle this? Because there are 3 parts of it. Not only courts, National Judicial Infrastructure Corporation is the idea of Justice Ramanna, but how National Judicial Infrastructure Corporation is to cater to the rising need for judicial infrastructure in the country. Do you have any clear cut or a clear cut formula sort of then or maybe path which we have to follow or we can follow? I think the one thing that the vision from the top is phenomenal. I think from the Supreme Court, the apex court of the country, the vision is phenomenal. Yeah. So a top-down approach has been great. What has not happened, in my opinion, and what has to happen is a bottom-up from the district courts and the lower courts onward, and from the bar associations who file their legal pleadings. Yeah. All of that documentation, all of that to work towards a common whole. That, I think, is the one biggest solution that we should tackle. How I would think one of the things that should happen. I don't say that it is a one-pass magic bullet kind of solution, but one thing that needs to be seriously looked at is having the equivalent, and I'm sure the Supreme Court is doing it as what I have heard, is having a body of technology people who are both conversant with the law and technology and data and information, talking on a regular basis as executive or an officer of the court, not with judicial capabilities, but somebody with administrative capabilities to be able to direct and provide a vision for technology infrastructure for the country. Because fortunately or unfortunately today, that is coming top-down from judicial officers who are extremely well conversant, but the technology issues are complicated. I was looking at a release of a Supreme Court portal the day before yesterday, where learned justices are talking about software products are free, but at the end of the day, as we know in the West, when the product is free, what is really happening is that the data is being sold by somebody else. So things like that are what they should be aware of as we go forward. So somebody at the top who is kind of with executive ability for technology, I think that's a key. बिल्कुल, और शायद यही उम्मीद भी है जस्टिस एनवी रमन्ना से, क्योंकि वो शुरू से हामी रहे हैं अदालतों को ज़्यादा आधुनिक बनाने में. हमारे साथ जस्टिस मुकुंदकम एम शर्मा जुड़े हुए हैं. मुकुंदकम शर्मा, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जस्टिस शर्मा की एक बेहद नज़दीकी रही है जस्टिस एनवी रमन्ना से. सर, व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट जस्टिस रमन्ना? टेल अस अबाउट योर association with him in his earlier days of judiciary in Delhi.
When he came to Delhi High Court as a Chief Justice, then I came to know him. Okay. So, you see, I found him to be very amiable and, you see, good judge. Sir. And then, you see, he was very sincere that way. That was what I found. Sir. And then, you see, he went to the Supreme Court. And in the Supreme Court, you see, he is doing well, and that is why he has become the Chief Justice of India designate. He will have a number of, tasks to be taken, and number of hardships also he will have to overcome. Entire process of dispensation of justice. See, the difficulty is, you see, there has been an effort to downgrade the judiciary, the present Supreme Court of India, which I don't think is a good move. See, somehow, probably that's not good for the entire proceeding. Yes, sir. The appointments in the district courts, sir, and appointments in the High Court. Sir. Because basically, if you do not dispose of matters at that level, and there is arrears there, then Supreme Court, collegium system also cannot help. Bilkul. So therefore, there has to be these appointments in the district judiciary at the lowest level, Sir. and the High Court level has to be expedited. बिल्कुल। और जैसा कि अभी तक भी हम लोगों ने देखा कि जस्टिस एनवी रमन्ना के बनने के वक्त जो पूरा वक्त है वो भी एक तरह से हम ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। जस्टिस एएस बोबडे के समय ये पैंडेमिक आया और बहुत हद तक सारा पूरा सिस्टम है वो थम के रह गया था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये सिस्टम रवां दवा होगी, चलना शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा होंगी और उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो फ़ोन लाइन से जुड़ना चाह रहे थे लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते, और आजकल कहा जाता है कि सबसे एसजी सबसे हमारे व्यस्त भी हैं सर, वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है इंडिया लीगल के इस कार्यक्रम में जस्टिस रमन्ना के लिए। अपना संदेश जब तुषार मेहता ने भेजा, वो जब मैं संदेश आप देखें और उसमें भी आपको एक चीज़ देखिएगी जो हमारे तमाम पैनलिस्टों ने भी उठाया है, विशेषकर कि सरकार और अदालत के बीच कि तालमेल को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इसकी उम्मीद सरकार की तरफ से भी जस्टिस एनवी रमन्ना के लिए की जा रही है और इसलिए शायद सरकार भी बड़ी उम्मीदों से जस्टिस एनवी रमन्ना को देख रही है। तुषार मेहता का ये संदेश। The incoming CJI will face a huge challenge of continuing to dispense justice during the trying times of pandemic. He, like his predecessors, has inherited huge arrears which is mounting rapidly due to the obvious closure of courts during a substantial period of time in 2020-21 throughout the nation. This huge pendency and successful docket management is the biggest challenge before him due to the economic situation faced by the world in general and India in particular. Possibility of budget constraints in enhancing judicial infrastructure also cannot be ruled out. Enhancing judicial infrastructure of the country will be a huge challenge. The new CJI will have to balance the health concerns of the bar and bench and simultaneously consider the plight of less privileged and young lawyers with empathy. Without going into the specifics, being at the top of one of the few largest justice delivery systems of the world and heading the most powerful constitutional court of the world has its own unforeseen challenges requiring delicate balancing apart from legal acumen. I am sure Justice Ramanna is fully equipped to meet all these challenges. बिल्कुल एक उम्मीद है हर तरफ से। उधर प्रोफेसर बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बख्शी, on the issue of induction of judges, center and judiciary have been in conflict. This is also an issue which Justice Ramanna has to tactfully handle. How you see this, sir? Yeah, it's a bit I think the MOP, the Memorandum Procedure, is
I see a bone of contention between the Supreme Judiciary and the Executive. And but just today I read in the papers that you must have read that the Law Ministry has chosen it fit to give a public rejoinder to the way Collegium is functioning, and cite a number of events in which judges have been appointed very late, recommended very late, in some cases of 5 years, 6 years. Recommendations have not come forward. When the date of a judge retiring or vacancy occurring is well known ahead of time. It's another area of, I don't know why the appointments don't take place on time. Exactly, sir. On the same note, Justice Mukundakam Sharma wants to react on it. Justice Sharma, the government and the Collegium have been on a collegian course. They don't see eye to eye on many issues. In this context, how you find the pendency of the cases and the appointment of the judges? Being the Chief Justice, you are definitely leader. Yes. So the leader has to take everybody along with him to get success. He is a leader. He has to take everybody along with him. The court will have to be bold and independent. It cannot be, it cannot be expected to be compliant to the government's wishes. It has never been like that. That is true. He has to be bold and independent and take decision for the welfare of the. Ultimately, one is ballot. The other one is through the court process. Ballots elect the government. बिल्कुल सर, अब जैसे कि एक हो रहा है ना कि पेंडेंसी होगी इतनी ज़्यादा, इतने सारे जजेज की अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, और जब जस्टिस एस बोबडे का भी पूरा आप कार्यकाल देखें तो वो भी जैसे कहते तो रहे पर अंतिम समय में उन्होंने अचानक से कॉलेजियम की मीटिंग बुलानी शुरू कर दी और नाम आने लगे और एक दूसरे की तरफ गोल दागे जाते रहे। लेकिन आप सर जानते हैं कि इस खासकर इस सिचुएशन में जब हर तरफ पैंडेमिक है, संक्रमण का काल है, किस तरह से ये एक बड़ी चुनौती का सामना जस्टिस एन वी रमन्ना करेंगे, और तब जबकि अभी तक पिछले हाल फिलहाल के सालों में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़ये भी आए जो सुप्रीम कोर्ट की संस्था के लिए बहुत सुखद नहीं रहे थे, तो किस तरह से ये तालमेल बिठाएंगे, आपको क्या उम्मीद लग रही है? मैं जस्टिस रमन्ना को आपके माध्यम से सलाह देना चाहूँगा कि आर्टिकल 127 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूर्ण उपयोग करें, और उसमें जो है जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनकी शाख बहुत अच्छी रही है, गुडविल बहुत अच्छी रही है, जिन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, जिनका कैलिबर, जिनकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स अनइम्पीचेबल रही है, वो ऐसे लोगों को वो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स करें। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। जब केशवानंद भारती की सुनवाई चल रही थी, केस की बहुत पुरानी बात है, सन अर्ली 70s की, तो उसमें जितने भी जजेस रिटायर होते गए सुनवाई के दौरान सब एडहॉक अपॉइंट होते रहे, और गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट किया, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने जो है उनको रिकमेंड किया, तो उससे उसकी सुनवाई हो गई थी, वो कंप्लीट हो गई थी, नहीं तो शायद सुनवाई में सालों लगते। इसी तरीके से जो है ये एक ऑल्टरनेटिव है जो एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए आर्टिकल 127 के का उपयोग करके गवर्नमेंट से तालमेल बना के करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपसे के माध्यम से और सलाह देना चाहूँगा कि अक्सर क्लैश ऑफ ईगोज होता है और वही बोन ऑफ कंटेंशन है। यदि थोड़ा सा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से काम किया जाए, गवर्नमेंट की भी बात सुनी जाए, अगर देखा जाए कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये चल रहा है, मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो गवर्निंग लॉ है हमारा, जो रूल ऑफ लॉ है हमारा, उसमें कहीं कॉलेजियम का कोई बयान नहीं है। मगर खैर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सभी को मान्य है, हम भी मानते हैं, गवर्नमेंट भी मानती है कि वही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसके तहत चलती रहेगी, बहुत अच्छी बात है। मगर गवर्नमेंट की बात सुनना भी एक अच्छी बात होगी, बेहतर बात होगी,
तालमेल बिना बैठा लेना जी, वो तालमेल बहुत बैठा जरूरी लेना। होगा। जी बिल्कुल। और तालमेल की जब बात चल रही है तो बार एंड बेंच के बीच भी तालमेल बहुत ज़रूरी हो गया है, खासकर इस पैंडेमिक सिचुएशन में। जैसा कि तुषार मेहता ने भी कहा और उपेंद्र बख्शी का भी ये कहना था, और हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात से सहमत भी हैं कि भले ही एक तरफ हम डिजिटल कोर्स हमने शुरू कर लिया है, हमने तमाम कोशिश करके और हम एक तरह से चीज़ों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बार एंड बेंच के बीच कैसे तालमेल बैठे, ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। क्योंकि कई ऐसे वकील हमने देखे जो पैंडेमिक के सिचुएशन में इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके पास अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे भी पूरा करने की कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बड़ी भूमिका हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रदीप राय जी, बहुत स्वागत आपका। और अब जबकि एक जिसको कहा जाए एक नए मुखिया आने वाले हैं संस्था के, सुप्रीम कोर्ट में नए सीजीआई के तौर पर, देश के सीजीआई के तौर पे जस्टिस रमन्ना आ रहे हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग वकीलों की भलाई के लिए? क्या उम्मीद है आप लोगों को जस्टिस एनवी रमन्ना से? Mr. Justice N.V. Ramana is son of the soil, who has a wide experience in every aspect of life and society. He is a simple, hardworking and a religious man who is rooted to the ground. He started his career as a journalist, social worker and thereafter became one of the most successful lawyers in the history of Andhra Pradesh Bar. Bar is really happy that such a person is going to take over as our new Chief Justice of India on 24th of April 21. In such a difficult time, when the entire system is sick, the appointment of Justice Ramana is a new ray of hope for each and every citizen of India, and especially for the Bar. Obviously, being the member of fraternity, Bar expects more when a person like Justice Ramana is going to take over as the new Chief Justice of India. I am sure that whatever the need of the Bar is, Justice Ramana is already aware. He must be having plans to fulfill those high expectations, and I am sure he will fulfill it. We have seen him as a chairman of National Legal Services Authority, where he has done such a commendable job, including mediation training, and also expanded the ambit of NALSA, which delivers the real access to justice for the citizens of India. He gives weightage to the matters of common man and assures that everyone gets the fair treatment from the court. जी बिल्कुल। और एक उम्मीद की किरण शायद वकीलों को इसलिए भी और ज़्यादा हो गई है कि जैसे एनवी रमन्ना बार से बेंच तक पहुँचे हैं, तो सभी को एक उम्मीद है। और लेकिन मैं एक पत्रकार के तौर पर इसको ज़रूर यूँ देखती हूँ कि एक नया ऐसा सीजीआई अब आने वाला है जो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बनने के पहले भी जो विभिन्न कार्यक्रमों में वो हाल फिलहाल में गए हैं और वहाँ पर जिस तरह के पॉइंट्स, जिस तरह के बिंदु, जिस तरह के विषय उन्होंने उठाए हैं, वो सभी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एक व्यापक परिवर्तन करना चाह रहे हैं जस्टिस एनवी रमन्ना। चाहे वो हमारी शिक्षा के खासकर लीगल एजुकेशन की बात हो या फिर लोगों तक लीगल एड पहुंचाने की बात हो, गरीबों को न्याय मिले और संविधान के जो प्राण हैं हमारे कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, उसके लिए वो काम करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। इच्छा शक्ति ज़रूर है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब लीगल एजुकेशन को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया और ख़ासकर उस यूनिवर्सिटी में जिसके वीसी हमारे साथ मौजूद हैं, उसी के कन्वोकेशन कार्यक्रम में उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, किस तरह का कंसर्न है ये, और इसके अलावा लीगल एड पर किस तरह से और काम बढ़ेगा इस देश में, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से क्या अब एक नई स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जस्टिस एनवी रमन्ना के निर्देशन में। इसके अलावा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो वो तमाम बड़े फैसले हैं जिसके लिए हमारी निगाहें टिकी हुई हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर, उन सारे फैसलों को लेने में जस्टिस एनवी रमन्ना किस तरह से आगे बढ़े। हमारे साथ प्रोफेसर राव मौजूद हैं और प्रोफेसर राव, आपसे जानना चाहूँगी
कि एक तो बहुत बहुत बधाई सर उगाड़ी की, और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आपको। और लेकिन आपसे सर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनका कंसर्न दिख रहा था लीगल एजुकेशन के प्रति, और क्या विजन आपको दिखा जस्टिस एन वी रमन्ना के अंदर जब वो ये स्पीच दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि शिक्षा के स्तर को हमें अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। Namaste to all panelists. Justice Ramanna, he has great concern for legal education, and he expressed this. Though he didn't disclose what are the plans, and we know that we have law colleges and law universities collecting fees from 5,000 rupees per year to 5 lakh rupees. Sir. So in India, we have so many divisive forces, and unfortunately, education, and in particular legal education, also has become a divisive force. Because if you see the variety of institutions imparting legal education, we have national universities, we have good central universities like Delhi University, we have good state universities, and we have private universities like Symbiosis, Jagran, or Amity, and also we have private law colleges and mushroom growth of law colleges in the last 2 decades. And please remember that today's law students, Sir. They are tomorrow law officers, they are the advocates, and they are going to be the judges. Sir. So if legal standards are not properly maintained, what will happen? Ganga nikalti hai Kanpur se, Gangotri se nahi. That will become the standard of legal education. बिल्कुल बिल्कुल। So definitely he has expressed his concern, and fortunately the Bar Council also at the same wavelength. Recently we have seen the statement of Sri Manan Kumar Mishra ji. They have constituted a legal education committee, and they are also putting their efforts to do some of the bad law colleges, I may say. So the efforts are going on, and it would be too early to say what is there in his mind, in the lordship's mind, Sir. how he wants to. Because there is a sentence saying that the judiciary has noted. Sir. So let us see, just like bar and bench and judiciary, and under the guidance of Honorable Justice, how the Bar Council of India will provide a route map to uplift the legal standards. Otherwise, this is going to be a disaster. Sir. But Professor, So Sir, Professor Surya Prakash, not only education, the legal aid is also going to be a biggest challenge for India. And Justice N.V. Ramanna is always pro to legal aid. Being a chief of NALSA, he has done a wonderful job. Where you find challenges in this particular area? So there are two things. Undoubtedly, Honorable Justice Ramanna, he has great social consciousness, and there is no doubt in it. And even his speech of our convocation address, where he referred, life of law is not logic but experience. And he said that this seemingly simple statement embodies the idea to understand the law and its functioning. So the students should understand how law in action takes place, number one. Sir. And undoubtedly, he is Honorable Justice insisting on access to justice. Because at many times, many honorable judges, they have stated that even Justice T.N. Bhagavati has stated that the poor in this country have not seen the majesty of law. So justice is not accessible. So access to justice is a very, very big challenge to this country, to the common man in this country. So there are two remedies. The first one is the law colleges, law universities, they should go for this clinical legal education, start this legal aid camps and local adalas, and where they could take the initiative and bring the people and to render the legal services with the help of local courts. And the second thing,
that the present Chief Justice, the Honorable Justice Bobde and Honorable Justice Ramana also looking forward that the coming years it is the what you call the system for ADR method. So the lawyers, they should also understand, because there is an apprehension in the legal community, that is particularly in the bar, that if ADR methods are implemented, so they will miss their practice. But the case is not so. Definitely, the lawyers and the professionals in the sense that doctors, engineers, and all these categories, we have to give a great support to ADR, like mediation, arbitration, and why I have referred the other professionals. Unfortunately, in India, there is no institution which will certify the mediators and the arbitrators. There is no proper scientific training for them, unlike the developed nations. In the developed nations, people will go to litigation only when they could not secure their disputes, taken to ADR methods. Maybe negotiation, arbitration, or mediation or conciliation. First, they will try these methods. If cases are not settled through these methods, then only at the last resort they will go to court for litigation. But in India, the common man has a lot of faith in the court system, in the litigation. Not only, Professor Suprash, please. So the bar, the bench, law schools, they should give a lot of publicity, because even a settlement at mediation or a settlement at arbitration, of course, arbitration is not a settlement, it is an adjudication process. Conciliation, the settlement is as good as the decree of a court, and they are equivalent to a judgment and arbitral award. So, simplifying the procedures. So, instead of this cases revolving around the litigation, the justice system, the legal education, it should revolve around the settlement of disputes. Today or tomorrow, we have to adopt these ADR practices. And once these ADR practices are implemented efficiently by the trained people, automatically this will reduce the burden on the court. And undoubtedly, our judges, they are working under a lot of stress, and the burden of courts, burden on the courts. बिल्कुल प्रोफेसर राव और प्रोफेसर सूर्यप्रकाश, न केवल इतना ही, Justice Upendra Bakshi wants to comment on the not only the legal education, but Professor Bakshi, we should not only for the legal education and the legal aid and arbitration and mediation, the Justice Ramana is going to face the challenge about the main cases, which we really want to know what kind of decision he is going to make. किस तरह का फैसला देंगे, ये हम सभी जानना चाहते हैं. प्रोफेसर बख्शी, आपके पास आऊँ इसके पहले मैं जस्टिस भंवर सिंह से भी जानना चाहूँगी. जस्टिस भंवर सिंह, अभी जब आप आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा अभी भी किसान बैठे हुए हैं, और तमाम केवल किसानों का ही नहीं, और भी तमाम मामले हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जस्टिस एन वी रमन्ना इसका फैसला करेंगे. किस तरह का चैलेंज आप वहाँ पर देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो, क्योंकि जज कभी भी जो है कोई इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं करता कि इसका रिपरकशन क्या होगा. यदि कानून कोई वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जजेस उसे कॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे करार, चाहे उसका रिपरकशन कुछ भी हो. और किसी भी मामले में, चाहे ये किसानों का मामला हो या ये JNK का मामला हो, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है वो है, रिपरकशंस नहीं होते. जैसे आपने अयोध्या बेंच के केस में देखा होगा, 5 जजेस ने फैसला दिया, यूनानिमस फैसला दिया, और रिपरकशन कोई नहीं हुआ. बड़ी सहजता के साथ जो है सभी ने उसको तस्लीम कर लिया. इसलिए किसान आंदोलनकारी भी जब तक ही लगे हुए हैं, जब तक फैसला नहीं आता. एक दिन फैसला आ जाएगा तो सबको मानना ही पड़ेगा. सबको मानना पड़ेगा. प्रोफेसर बख्शी इस पर कमेंट करना चाहते हैं. प्रोफेसर बख्शी, due to this pandemic situation and other regions also, there are many important cases which have been
on the back burner, especially on Article 370 case or as I said, किसान का केस है. आप कैसे देखते हैं सर ये पूरे तमाम केसेस को और जस्टिस एनवी रमन्ना के इस नई शुरुआत को कि जब वो शुरू करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस उसके सामने भी होंगे? So Justice Ramanna has many achievements, judicial achievements, leadership of decisions, opinions to study. You mentioned two of them. Sabarimala has been taken over by a 9-judge bench, and the present Chief Justice, by the time he retires, they formulated 6 issues for consideration, and therefore, including constitutional secularism, and the judgment will be decided very shortly before the present Chief Justice retires by April, in this month itself. So, to Sabarimala, there is not much of a question. Whatever the judgment decides will be. There is still a pending review petition, and it has not been referred to a review court, review bench. But Justice Ramanna is also known for his interest in access to justice, and is also known for some very interesting decisions he has taken. The latest one in February this year was Najib case, in which he has taken the lead again to say that there should not be endless investigation by the investigating agency. बिल्कुल सर. और जिस तरह से आपने बताया कि एजुकेशन पे जो उन्होंने काम किया है और उतना ही जैसा कि आपने कहा कि चुनौतियां केसेस को हल करने की भी रहेंगी उनके सामने. लेकिन सर अभी जस्टिस वेंकट चिलैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जस्टिस वेंकट चिलैया ने बड़ी प्रशंसा की थी उनकी इंटरनेट वाले जो फैसला आया था. जस्टिस वेंकट चिलैया, आज की तारीख में जस्टिस एनवी रमन्ना ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से उनके उस फैसले को लिया था जब उन्होंने इंटरनेट को, विशेषकर कश्मीर के मसले पर इंटरनेट की बहाली को एक तरह से फंडामेंटल राइट से जोड़ा था. जस्टिस वेंकट चिलैया, how you remember Justice Ramanna's that decision where he has said that internet is fundamental, related to fundamental right? Internet is next to railroad is the greatest revolution civilization has seen. You can't imagine how you should protect children from the ill effects of the bad information is also possible. The internet itself is a protection against itself in the way in which it can be manipulated to prevent unwanted information. But it's an exciting area. Internet and artificial intelligence, these things will give you, for example, the whole process is based on logic. Yes. Avinash Amble, have you heard about how Justice Venkat Chellaiah is very pro about artificial intelligence, and I'm damn sure that Justice N.V. Ramanna is going to experiment in this field definitely. So how you see the role of artificial intelligence in this coming year in guidance of Justice N.V. Ramanna? I think the first thing I would say is there is a lot of copy and paste that is happening in India from the artificial intelligence models that are developed in the United States or Europe or advanced economies. I think what we should look at for the next year is build something that is truly our own, especially in the justice system, because in my opinion, and again, there are people that will disagree, that the artificial intelligence works on something that we call minimax, which is minimizing maximal gain. The justice system, going by John Rawls' theory of justice, does the opposite. It calls it maximizing utility for the minimum level of population. So these two seem to be a fundamental conflict with each other. How we bring in an interdisciplinary thought that brings in social justice, equity of justice to everybody, along with algorithmic justice, I think that is a key challenge that we should address. And in my opinion, not many people in the world have done this, or I would say probably no justice system in the world has done this. And one of the things that we could look at in putting our unique imprint on the world map, like we've done with Aadhaar and UPI and all of those world-leading
applications is to do something that brings together Maximin and Minimax together, the theory of justice and artificial intelligence together. I think that's one of the things we could do. The rest is, copy and paste is always easy to do. We have Google and Facebook and all of their brilliant artificial intelligence models that with a little bit of technical wizardry that me sitting in Bangalore, there is about 100,000 people that can do that. Yes. So put that together and we can certainly start using that. But I think the way forward is to look at it from an interdisciplinary perspective, bring in social justice, equity, together with algorithmic justice in a way that is unique and can put Indian judiciary on the world map for decades to come. Yeah, thank you so much, Avinash Amble. And Professor Surya Prakash, being a professor, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी तक जस्टिस एन वी रमन्ना का जो कार्यकाल रहा है, आप लोगों को, आप प्रोफेसर भी हैं तो आप लोगों को नंबर देने की, रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देने की, रिपोर्ट देने की एक आदत भी है. What number you will give him, sir? What grade you will give him? It's a difficult question. It's a tricky question, sir. He happened to be my visitor. No, but definitely, sir. We hope कि in his उनका जो कार्यक्षेत्र होगा उसमें वो 100% नंबर लेंगे और 130 करोड़ जनता का विश्वास भी जीतेंगे और सरकार और संस्था के बीच तालमेल भी होगा. जैसा अविनाश ने उम्मीद की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इस तरह से किया जाएगा कि हमें एक नए तरह की अदालत देखने को मिले जिसमें सभी की न्याय में भागीदारी हो. और जिस तरह के सुझाव आप सबों ने दिया है वो सारे सुझाव मुझे उम्मीद है कि जस्टिस एन वी रमन्ना के लिए बड़े ही काम के होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मुझसे जुड़ने के लिए और इस उम्मीद में कि जो एक नया अध्यक्ष हमें मिलने वाला है, अध्यक्ष कहने का मतलब उस संस्था का अध्यक्ष, जो नया CGI मिलने वाला है वो बहुत कुछ नया करने वाला है, न कि सिस्टम का हिस्सा बनकर उसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं करने की मजबूरी से गुजर जाने वाला वो नहीं साबित होगा. किसान के बेटे हैं, जिसको कहा जाए फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो सम्मान है, उसकी जो ऊंचाई है, जो हाल फिलहाल में कई बार दागदार हुई, उन सभी दागों को जस्टिस एन वी रमन्ना धोने में भी कामयाब होंगे और उसके सम्मान को उसी वकार के साथ लौटाने में, उसकी चमक को वैसे ही बढ़ाने में कामयाब होंगे. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही. नमस्कार.